नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आपके स्क्रीन में जो तस्वीर दिख रही है यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली की है। टर्मिनल नंबर 2 गेट नंबर 22 की यह तस्वीर है। समय 5:58। जिस वक्त ये नमाज पढ़ी जा रही थी उस वक्त मौके पर मैं मौजूद था। 5 फरवरी 2023 की यह तस्वीर सुबह 5:58 पर। ऐसी एक तस्वीर लखनऊ के लुलु मॉल से 14 जुलाई को सामने आई थी। तब खूब बवाल मचा था, लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था। लुलु मॉल के प्रबंधकों ने नमाज पढ़ने वालों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निश्चय किया था। तब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से धार्मिक आज़ादी का अर्थ क्या है। लुलु मॉल एक प्राइवेट स्थल है, निजी संपत्ति है। जब वहाँ इस तरह से नमाज पढ़ी जा रही थी तब प्रश्न खड़ा किया गया था। यह सरकारी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी। ऐसी तस्वीर सामने जब आती है तब वहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अन्य धर्म के लोग यहाँ आकर हनुमान चालीसा या दूसरे भजन कीर्तन करने लगें तो उन्हें ऐसी आज़ादी मिलेगी। एक प्रश्न ऐसा और भी खड़ा होता है कि क्या ऐसे प्रबंधन के लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए जहां अपनी धार्मिक आज़ादी को लोग इस तरह से व्यक्त करें। इस पर तीखी बहस हो सकती है, वार पलटवार होते हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि कब तक आखिर इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा, इसके क्या मायने निकलते हैं। 5 फरवरी की जिस तारीख को यह तस्वीर सामने आई थी उस वक्त आसाम में हजारों लोगों की धरपकड़ हो रही थी। आरोप था कि वो देश के कानून को नहीं मानते, बाल विवाह करते हैं, 14-15 साल की लड़कियों के साथ शादी करते हैं। ऐसे बाल विवाह के विरुद्ध जिस तरह की कार्रवाई 3 फरवरी से जारी है, वहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस देश में कानून अलग अलग मजहब और धर्म के लोगों के लिए अलग अलग है, या सभी को उसी कानून को मानना चाहिए। जब कुछ लोग कानून से ऊपर हो जाते हैं, शाहीन बाग को महीनों तक जाम कर भारत को बदनाम करते हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कौन से कानून का पालन करें। ऐसे लोगों को किसने छूट दी है कि वो कानून से ऊपर हो जाएं। यहाँ आज मैं जो विश्लेषण करने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर किस तरह से आसाम में जो धरपकड़ हो रही है वह कानूनी रूप से पूरी तरह जायज है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह चुनाव से पहले की तैयारी हो सकती है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व के मामले में योगी आदित्यनाथ से आगे निकल जाना चाहते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, कानून का पालन सभी को करना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा की पहल पर असम में इस वक्त बाल विवाह के खिलाफ महाअभियान जारी है। 2211 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा अभी भी 4000 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। असम पुलिस ने 8134 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें पंडित मौलवी से लेकर बाराती भी शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार 3 फरवरी की सुबह से ही यह मुहिम जारी रखी गई है। आने वाले कई दिनों तक यह अभियान आगे अभी और जारी रहेगा। दरअसल मुस्लिम शरीयत के अनुसार 15 साल के बाद लड़की की शादी हो सकती है। यहाँ सवाल खड़ा होता है, असम में इतनी बड़ी गिरफ्तारियां आखिर कैसे संभव हो पा रही है। इसका भी जवाब यह है कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने बीती 23 जनवरी को बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने का एक बड़ा फैसला लिया था और उसके बाद 3 फरवरी से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। असम सरकार की ओर से यह घोषणा करते ही एक पखवाड़े से भी कम समय के भीतर पुलिस ने बाल विवाह के 4074 मामले दर्ज किए हैं। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बाल विवाह को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से संबंध बनाए, उनका यौन शोषण किया, उनके विरुद्ध सीधे तौर पर पास्को एक्ट का मामला लगाया जा रहा है। और दूसरे वो जो 14 से 18 साल के उम्र की लड़कियों से शादी के नाम पर उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में शरिया कानून क्या कहता है, पर्सनल लॉ क्या कहता है और भारत का कानून ऐसे करने की कहां तक इजाजत देता है, इसे भी हमें समझना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानी युवावस्था प्राप्त करने वाली लड़की की शादी की उम्र 15 साल है। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने शरीयत में शादी की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसे मांग की गई है कि देश में एक समान कानून लागू हो
18 वर्ष की आयु में ही सभी की शादी को इजाजत दी जाए। एनसीडब्ल्यू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी की उम्र तय करने को न केवल मनमाना, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण माना है, बल्कि पास्को अधिनियम 2012 के प्रावधान का उल्लंघन भी करार दिया है, जो बच्चों खासकर लड़कियों को यौन शोषण के अपराध से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब मुसलमानों को ऐसी आजादी है तो दूसरे धर्मों में शादी की उम्र क्या है, कानून उनके लिए क्या कहता है, उनके लिए अलग कानून कैसे है, उनके लिए विवाह के मामले में दूसरा कानून कैसे लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा दूसरे धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु प्रचलित कानून के अनुसार दंडनीय है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल है और एक महिला के लिए 18 साल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ लोग जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, वे खुद को कानून से ऊपर मानकर सार्वजनिक संपत्तियों पर अपना अधिकार सबसे ज़्यादा और अधिक बता रहे थे। जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हालांकि इसे लेकर काफ़ी तीखी राजनीतिक बयानबाजी हुई। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि आखिर कैसे इतने बड़े अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात कह सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस ने रक्षात्मक रवैया अपनाया था। यहाँ सीधे और मोटे तौर पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए मौन साधा जाता रहेगा या देश के लिए समान कानून लागू होगा। आज़ादी के बाद नेहरू सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जब जनसंघ की स्थापना की और उसके बाद कश्मीर गए थे, तब उन्होंने नारा दिया था, एक निशान एक विधान ही देश में चलेगा। धारा 370 का सबसे पहले विरोध किया था कि आखिर देश में दो कानून कैसे लागू हैं। कानून का छात्र चूंकि मैं भी रहा हूं, मेरे मन में भी प्रश्न खड़ा होता था कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था, बावजूद इसके यहाँ मोहम्मडन लॉ और हिंदू लॉ अलग अलग कैसे बने हुए हैं। क्या भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ऐसे तमाम प्रश्न हमारे जहन में बार बार आते थे कि वोटों की राजनीति के लिए कैसे 1985 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए शाहबानो के विरुद्ध सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया था और यह राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया, जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह होगी कि हमारे देश में वोट बैंक की जब पॉलिटिक्स होती है तब वहाँ अन्य धर्मों के लिए ऐसा पैमाना नहीं तय किया जाता। जैसा कि शाहबानो मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक समान नागरिक संहिता इस दिशा में मदद करेगी। 1995 में सरला मृदुल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा ही कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जॉन वल्लभम के मामले में अनुच्छेद 44 द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला था। यानी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि यहाँ कानून का सम्मान नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण के लिए बहुत कुछ जो चल रहा है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरों में साफ है कि देश में इस वक्त जब आसाम में बाल विवाह को लेकर धरपकड़ हो रही है, कानून का पालन करवाने के लिए सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। वहाँ राजनीति के साथ वक्त और राज्यों की बात भी होती है कि किस तरह से यूपी के लुलु मॉल में जब नमाज पढ़ी गई थी तब वहाँ देश भर की मीडिया ने सुर्खियां बनाया था उसे। और जब देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को 5:58 पे जो कुछ हो रहा था, ये तस्वीरें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, चूँकि मैं वहाँ खुद गवाह था, मैं मौके पर मौजूद था, तो ये तस्वीरें मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय दें कि आखिर इस देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे ज्वलंत प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य सुझाव दें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, लगातार हमारे साथ बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे गंभीर विषयों के साथ हम लगातार देश और समाज को जागरूक करते रहें। नमस्कार।